ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, कि कौन कौन से सेक्शंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बीपीएससी अब ट्रेंड में ले आया है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी समझना पड़ेगा आप लोग को। केवल पढ़ने से अभी अभी तुरंत आपने जस्ट देखा होगा कि बीपीएससी 70वीं का एग्ज़ाम हुआ, तो कई लोग उसमें बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आसान था। जो लोग दिए होंगे मैं बता दूं, क्वेश्चन आसान नहीं था, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आता है तो आपसे बनेगा, नहीं आता है तो आप दिमाग भी नहीं लगा सकते, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम लोग आसान नहीं बोलते, देखने में बहुत आसान लगता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि मेरे नाना जी का क्या नाम है, ठीक है, मेरे नाना जी का क्या नाम है, तो आसान ही है, वो मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन देखने में सबको लगेगा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस तरीका से आपको जब गुमराह किया जाता है, और ये आयोग अपने पैटर्न को चेंज करता है। ठीक है, तो कई लोगों को देखने में आसान लगेगा लेकिन वो वास्तव में आसान रहता नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि कोई बता दे कि मेरे नाना जी का क्या नाम था, कोई नहीं बता पाइएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, वन लाइनर है, यही बात होता है। ठीक है, और कट ऑफ की जहाँ तक की बात है, मैं तो कहता हूँ कि एग्ज़ाम रद्द ही होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीका से पटना सेंटर पे देखने को मिला, वीडियो वगैरह जो भी आ रहे हैं उससे तो साफ दिख रहा है। कई सारे स्टूडेंट ने कॉल भी किया था मुझे, जो लोग बीपीएससी प्रशासनिक सेवा का तैयारी करते उनका वहीं सेंटर था, तो उन्होंने तो बोला कि मुझे क्वेश्चन मिला ही नहीं। अब क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है ये तो विभाग जानेगा, और उस पर जो अपना, लेकिन अगर इस तरीका से हुआ है तो रद्द होने में ही सबकी भलाई है। बाकी चलिए जो भी हो, आयोग का अपना डिसीजन है, हम लोग उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आयोग को लगता है पारदर्शीपूर्ण उन्होंने करवा लिया है और स्टूडेंट को भी लगता है तो फिर रिजल्ट आनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर से होने में ही भलाई है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, अगर 1000-2000 स्टूडेंट्स के बीच में भी अगर इस तरीका का हुआ होगा तो दिक्कत है, उनका तो मौका छूट गया। चलिए, बीपीएससी 70वीं का जो लोग दिए होंगे, बहुत सारे टीचर लोग भी दिए हैं, तो कई बार हमसे पूछा गया, कई लोग फ़ोन करके सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, सबकी जिज्ञासा होती है। और ख़ास करके मैं जब कट ऑफ जारी करता हूं तो लगभग मिल जाता है 1-2 पॉइंट का आगे पीछे। तो अगर 70वीं जो बीपीएससी हुआ है, अगर हमसे कोई राय लेगा तो मैं तो यही बोलूँगा कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, जनरल कैटेगरी में 85 के अराउंड ही रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। शुरू में मुझे भी लगा, जब हमने फर्स्ट बार देखा क्वेश्चन, तो मुझे भी लगा कि कट ऑफ 95 तक जा सकता है, लेकिन फिर हमने उसको एनालिसिस किया अच्छे से, जब हमने उस पर ध्यान दिया तो क्वेश्चन आपको फंसाने वाले हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वो 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हैं, और मैं क्लास में इसे बताया हुआ पुराने स्टूडेंट्स को भी, तो उसमें भी जो है लगभग 80% लोग गड़बड़ किए, और मैक्सिमम कोचिंग, सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम कोचिंग वाले उसका आंसर गलत बता रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 99% कोचिंग वाले उसका आंसर गलत बता रहे हैं। अभी जो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं सही हूँ कि किताब सही है या फिर कोचिंग वाले सही हैं, कहाँ से क्या करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं। चलिए, उसके बाद ओबीसी का जो मेरे हिसाब से, ये मैं पुरुष वर्ग के लिए, मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए ओबीसी के केस में मुझे लगता है कि 82 के अराउंड, ज़्यादा का अंतर भी नहीं रहेगा, ये भी बात, ज़्यादा गैप भी नहीं रहेगा और ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हैं। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग दोनों का सेम ही जा रहा है। उस पैटर्न पे मुझे लगता है कि बहुत हो गया 80 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी को भी कंबाइंड कर ही लेते हैं, 2-4 नंबर का अंतर रहता है, तो ये लोग का जो है 70 से 72 नंबर के बीच में मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर में प्लस कर दिया हूँ, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। अगर जो लोग इस कैटेगरी से प्लस हैं तो 110% गारंटी के साथ में बोलूँगा कि आपका प्री हो जाएगा, अगर रिजल्ट दिया बीपीएससी तो। और आप कंटिन्यू हो जाइए मेंस के लिए, मेंस के लिए क्या हो जाइए,
कंटिन्यू, अगर जो लोग इस रेंज में आ गए हैं वो, ठीक है। अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अपना ध्यान से माइंड में कब कर लीजिएगा। कई लोग 80-82 वाले एकदम डिमोरलाइज हो गए हैं, उनको लगता है कि हमने गड़बड़ किया। सबके साथ यही हुआ है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है जो पुराने, जो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और मेरा अनुमानित है तो मैं अपना भी अनुमान लगाता हूँ, क्वेश्चन भी देखता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे बैठते हैं उनसे पूछता हूँ, जो अच्छे क्वालिटी के बच्चे हैं उनसे, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं डिसाइड करता हूँ, इसीलिए लगभग सटीक जाता है। बाकी जो भी लोग दिए होंगे, इसीलिए मैं बता दिया कि ये ज़रूरी था प्रशासनिक सेवा वालों के लिए। और महिलाओं का जब कट ऑफ जाएगा तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 80 मान के चलिए। ओबीसी का मुझे लगता है बहुत हो गया 75 तक, और ईबीसी का बहुत हो गया 72 तक, और एससी का बहुत हो गया 65 नंबर, ठीक है। इतना के रेंज में है तो आप कीजिए तैयारी, नो डाउट एकदम लग जाइए मेंस में। अब जो भी होगा रद्द हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर से मौका मिलेगा। पैटर्न थोड़ा सा, चूँकि 69वीं में पैटर्न कुछ और था, इस बार कुछ और था, उस कारण से भी कई सारे बच्चों ने जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना शुरू किया था, ऑनलाइनर नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आपको एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए, अगर कोई लोग इनमें से जो लोग क्लास से जुड़े हैं, अगर प्रशासनिक सेवा में हैं, तैयारी करते हैं प्रशासनिक सेवा की, तो इतना अगर बन रहा है तो आप लग जाइएगा। बाकी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंसर होगा फिर से, या मीटिंग वूटिंग हो रहा है बीपीएससी का। चलिए, ये तो रही बात बीपीएससी 70वीं वाले लोगों का, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे TRE 1, TRE 2, TRE 3, और अब आ गया है TRE 4, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की प्रकृति रही, ठीक है, जनरली देखा गया कि मॉडरेट टू इजी तक रहा अभी तक में बीपीएससी का। ज़्यादा टफ क्वेश्चन टीचर वाले एग्जाम में पूछा भी गया तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो एक मेंटेन है, एक मॉडरेट टू टफ लेवल में अब उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको निकालने, कई लोग क्या होता है कि केवल अपने पेपर पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग जैसे हिंदी है या साइंस है, मैथ है, तो केवल वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है केवल अपने पेपर पे ही रिजल्ट होगा, तो वो गलत फहमी में है। और मैं बता दूं, जब तक आपका पेपर 1 अच्छा नहीं होगा, आप 1-2 नंबर 4 नंबर से रह जाएंगे, ठीक है। जब तक आपका पेपर 1 अच्छा नहीं होगा, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका नहीं होगा, ठीक है। पेपर 1 में एटलीस्ट आपको 25-26 नंबर लाने ही पड़ेंगे, और उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में है या इच्छा है आपकी कि आप टीचर बने, तो आप ये काम जरूर कीजिए, जो मेरा सलाह है वो जरूर मानिए। पेपर 1 सबसे पहले अच्छा कर लीजिए आप, क्योंकि जो आपका मेन पेपर है, जो आपका पेपर है, आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे आपकी पकड़ बन रही होगी। लेकिन जो पेपर 1 है, जहाँ पे आपके हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन मैथ के पूछ दिए जा रहे हैं, 8 क्वेश्चन आपके जी के, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और 8 क्वेश्चन में आपके बिहार स्पेसिफिक कह सकते हैं, बिहार स्पेशल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन की प्रकृति है इस तरीका, मैथ को केवल मैथ ही रहने नहीं दीजिए, अब इसमें साथ में रीजनिंग कर दीजिए। क्योंकि बीपीएससी अब मैथ को छोड़ रही है। एक क्वेश्चन इस बार 70वीं में मैथ का देखने को मिला, वो भी एपी के फॉर्मूला पे आधारित, ठीक है। तो बाद बाकी जो भी 7-8 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग पे ही आधारित थे, रीजनिंग के ही क्वेश्चन थे। इसका मतलब है कि हो सकता है
कि आने वाले समय में TRE 4.0 के एग्जाम में मैथ ना दे करके रीजनिंग दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि मैथ रीजनिंग दोनों सब चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैथ के स्टूडेंट को छोड़ के मैं बता देता हूं, 5-6 चैप्टर ही मैथ में पढ़ेंगे, 5-6 चैप्टर ही रीजनिंग पढ़ेंगे, और मैं गारंटी के साथ बोलूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बीपीएससी का एकदम फिक्स पैटर्न है। अब अगर उसने रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है तो आपके TRE 4.0 में भी चांस है कि 10 में से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के ही रहेंगे, ठीक है। और रीजनिंग में भी ज़्यादा चैप्टर नहीं पूछता है। अब बहुत आसान सा, ये फ्री के नंबर होते हैं, गिफ्ट किए हुए नंबर होते हैं, मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो। कई लोग को लगता होगा, डर लगता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत लंबा समय हो गया छोड़े हुए, रीजनिंग से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। उनको डरने की बात नहीं है, लगातार अभी मैथ रीजनिंग का भी क्लास आपको कंटिन्यू हमारे जो लाइव सेशन है उसमें होता रहेगा, तो परेशान होने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। मैथ रीजनिंग जो हमसे आप पढ़ लेंगे एक बार, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ये सब सेक्शन से जो लोग पढ़े होंगे TRE 1 में, मैक्सिमम लोग का तो 1 to 5 वाले तो शुरू में ही हो गया, तो उन्होंने देखा होगा कि सब क्वेश्चन क्लासरूम के ही थे, केवल डाटा अलग था, बाकी सारे क्लासरूम का, ठीक है। उसके बाद जीके में आपका जो है, जीके में हम लोग पूरा जीके नहीं पढ़ेंगे। जीके में भी जो जो सेक्शंस पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पेपर 1 का पार्ट है, बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का जीके जनरल नॉलेज, चाहे बिहार का पॉलिटिकल साइंस हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार की जो कह सकते हैं इकोनॉमी हो, वहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग 8 क्वेश्चन में कवर करेंगे मेन रूप से, और थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, जहाँ से बीपीएससी उठा रहा है क्वेश्चन, उन सबको कर लेंगे, तेजी से कवर करेंगे और पूरा आयाम लेते हुए करेंगे। उसके बाद जो जीएस का है, जनरल साइंस का, आपने देखा होगा अभी बीपीएससी ने जीएस के क्वेश्चंस में वेरिएशन लाया है, मतलब क्वेश्चन बहुत डीपली अंदर जाके पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको हम लोग जो है जीएस में देखेंगे। बायोलॉजी के 2-4 चैप्टर से वो क्वेश्चन खूब उठा रहा है। फिर आपके जो साइंस एंड टेक का है, या बीमारी से है, वायरस से है, इन सब से क्वेश्चन उठा रहा है, तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको विद्वान बनने नहीं आए हैं हमारे यहाँ, विद्वान बनना होगा फुर्सत में बनिए, लेकिन अभी आपके पास जो भी टाइम है, और देखते देखते आपका एग्जाम हो जाएगा। TRE अभी आपका जस्ट रिजल्ट आने वाला है, जो ही दिन चल रहा है आपका TRE 3.0 का 9 to 12 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कई लोग बोल रहे हैं कि TRE 4 होगा कि नहीं होगा। देखिए, होना नहीं होना तो विभाग जानेगा, मेरे समझ से तो होना तो है ही, क्योंकि 1 to 5 में भी बहुत सारे हेड टीचर बन गए, कम से कम 6-7 हज़ार तो बने ही हैं, ठीक, 10 हज़ार के आसपास की संख्या। तो वो लोग जब ऊपर गए तो नीचे सीट खाली हुआ, सिंपल सी बात है, तो फिर वो ऊपर आएंगे, ऊपर आ गए तो नीचे वाले तो फिर कोई बाहर वाले तो एंट्री लेंगे ही ना, तो बहुत सारा सीट आपको 1 to 5 में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अपर क्लास में थोड़ा कम सीट देखने को मिलेगा, लेकिन 1 to 5 में एक अच्छी खासी, और कंप्यूटर साइंस में 28,000 या 26,000 के आसपास की सीट आएगी ही आएगी, अब चाहे जब आए, ठीक है। करेंट अफेयर्स 8 क्वेश्चन है, तो करेंट अफेयर्स में अब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 लाइनर पूछ रहा है, कोई भी मैगजीन या जो भी हम लोग देंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। बिहार स्पेशल को अच्छे से बढ़िया से देख के जाना है, हर एक, चाहे ज्योग्राफी के स्तर को, चाहे पॉलिटिकल साइंस जो बिहार का, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इसको अच्छे से देखना। तो ये जो पोर्शन है, इसमें आप 40 में कोशिश कीजिए कि 30 प्लस हो, 30 प्लस मिनिमम। मैं ये नहीं कहूँगा 35 प्लस कर लेना है, लेकिन 30 प्लस जरूर करना है। 35 प्लस बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि बहुत वेरिएशन है ना, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसीलिए तो 70% तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना ही लेके चलते, चूंकि 40 है तो 28-30-70% से ज़्यादा इस सेक्शन में आपको करना बहुत मुश्किल काम होगा, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन 30 तक हम लोग कर सकते हैं, और 30 करेंगे तो आप उधर आपको रिजल्ट लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, आप तरीका से पढ़िए, जहाँ जहाँ पढ़ना है, जो जो चीज़ पे फोकस करना है उस पर कीजिए, ठीक है। कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका नहीं हो रहा है, तो वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि दमखम लगा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, उनको जानकारी ही नहीं। तो उस स्थिति में ये दिक्कत उनके साथ हो रही है, ठीक है।
तो मेरा काम है कि आपको में वो जो दिक्कत है वही आपका दूर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक स्टार्टअप कर ही देते हैं। दिख रहा होगा अच्छे से आप लोग? देखिए, ये जो पहला जो आप सब लाइन देख रहे हैं, यहां से 2 क्वेश्चन इस बार 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए। 70वीं बीपीएससी में कितने क्वेश्चंस आए हैं यहां से? यही चीज समझा रहा हूं आप लोग को। पीआरटी का क्लास कब से होगा, तो मैं बता दूं कि अभी जो है पेपर 1 का क्लास हो रहा है और सबके लिए वो सेम ही है। चाहे पीआरटी में बैठिए, आप लोग समझते नहीं है बात को। पीआरटी कुछ अलग नहीं है। पीआरटी मतलब आपको हर एक विषय की जानकारी होनी चाहिए। वो कॉमन, आप जनरल टीचर बनने वाले हैं, सामान्य जानकारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो पेपर 1 सबका सेम ही है। तो 1 to 5, 6 to 8, 6 to 12 जो भी है आपका 8, 9, 10 जिसमें भी आप अप्लाई किए हैं, चाहे 6 to 8 में हो, चाहे 9 12 में, 9 to 10 में हो, चाहे 11 12 में हो, सबको ये पढ़ना है। अभी मैं 1.5 महीना 2 महीना जो पढ़ाऊंगा वो सबको पढ़ना है। लास्ट में डिसाइड करेंगे कि 6 to 8 या 6 to 12 वाले को क्या अलग पढ़ना है और 1 to 5 वाले को क्या पढ़ना है। अभी जो मेरा 1 महीना जो क्लास चलेगा वो सबको सेम पढ़ना है। वो सबके सिलेबस में है। जो 40 नंबर का पोर्शन है वो सबके सिलेबस में है, सबको समान रूप से पढ़ना है। यहां तक कि जो अलग बीपीएससी का प्रशासनिक सेवा का करते हैं उनको भी ये पढ़ना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है कि 1 to 5 का कब से होगा, कब से क्या, अभी स्टार्ट है, हो गया, स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं मात्र 599 जो है अपना जो है वो एप्लीकेशन चार्ज है वो अपना दीजिएगा, अपना जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है आज का, बिहार का पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। और क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार की प्रांत गठन के संबंध में। यहां से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया कि बिहार का स्थापना कब हुआ, उसमें ऑप्शन में दिया गया मार्च 1912, अप्रैल 1912, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शंस वहां पे देखने को मिला। तो कई लोग मार्च 1912 बता रहे हैं, कई लोग अप्रैल 1912 बता रहे हैं। और मैं आप पे छोड़ता हूं, जब मैं पढ़ा दूंगा तो उसका आंसर क्या होगा लास्ट में पूछूंगा, आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन था कि बिहार बंगाल से अलग हट करके कब अस्तित्व में आया, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन आसान है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। अब थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले चूंकि बिहार के पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग बिहार का स्थापना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार राज्य बनेगा तभी बिहार की पॉलिटी आएगी, बिहार की राजनीति आएगी। तो यहाँ पर है कि 22 मार्च 1912 को बिहार का विधिवत घोषणा हुआ। क्या हुआ? अधिसूचना आया कि बिहार को जो है राज्य के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को विधिवत घोषणा हुआ, अधिसूचना जारी की गई। कहिएगा तो इससे पहले तो औपचारिक रूप से ऐसे तो घोषणा हो गया था आपका दिल्ली दरबार में, दिसंबर में 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, जब अंग्रेज वहाँ पे आए थे, ब्रिटिश राजमुकुट के परिवार के लोग आए थे, जॉर्ज तृतीय या कुछ थे, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है मुझे। तो वहाँ पर निर्णय लिया गया था दिसंबर 1911 में ही, ठीक है, कि बिहार एक अलग राज्य के रूप में बनेगा। तो कई लोग इस आधार पर 1911 मार दिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि बिहार कब बना, ठीक है। तो उसका आंसर मैक्सिमम कोचिंग वाले 1911 मार रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1912 होगा, क्योंकि घोषणा नहीं पूछ रहा है। दिसंबर का मंथ था, घोषित किया गया लेकिन वो बना नहीं, ठीक है।
बना है 1912 में, इसीलिए उसका आंसर जो है 1911 नहीं होगा, 1912 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बजाबते लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1900 बिहार को, 1 अप्रैल 1912 को, सॉरी 1 अप्रैल 1912 को बिहार का औपचारिक गठन किया गया। ठीक है, औपचारिक होता है, एक होता है अनौपचारिक, ऐसे बोल दिए कुछ भी, कहीं गए किसी को बोल दिए, उससे कोई मतलब नहीं। आप लिखित रूप से जब बना दिए तब उसका वैल्यू होता है। बोलने के लिए तो कई बार नेतागण बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है, बोलते हैं इस साल होता है, 5 साल बाद काम, तो हम इस साल को नहीं बोलेंगे ना कि काम हो गया, जब काम होगा तब देखेंगे। तो वही बात है। तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते जरूर है, चूंकि वहां पे क्या हुआ था, विधिवत अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है, ऐसे भी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस है, तो उस दिन मनाना भी सही नहीं है। तो 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें ओडिशा और बिहार दोनों कंबाइंड रूप से थे। ठीक है, तो सबसे पहले, और एक लाइन और यहां पे पढ़िए। ठीक है, और इसी लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार 70वीं में, बस यही 2-3 लाइन में क्लियर है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पॉलिटी, बिहार पॉलिटी में मैंने ये नोट्स में था, तो मैं सोचा कि मैं इसको बता ही दूं आप लोग को, और पूरा पॉलिटी का जो है कोशिश होगा कि आज क्लास हो। देखिए, अधिसूचना जो जारी हुआ कब, 22 मार्च 1912 को, उससे पहले देखिए अधिसूचना जारी होने से पूर्व 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा की जा चुकी थी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छे से क्लियर है। क्लियर क्या है कि अधिसूचना जारी होने से पूर्व 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा की जा चुकी थी। तो घोषणा नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कब बना। ठीक है, एक तो 1912 में बना, और मंथ भी कौन सा था, तो अप्रैल महीना है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का औपचारिक गठन हुआ। ठीक है, केवल अधिसूचना से नहीं काम चलता है। पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कब बना। उसने ना घोषणा पूछा ना अधिसूचना पूछा। ठीक है, अब आंसर का वेट कीजिए, बीपीएससी आयोग क्या आंसर देता। मेरे समझ से 100% वो अप्रैल 1912 मानेगा, और दूसरा मानेगा 1912। 2 क्वेश्चन थे यहां से। ठीक है, और सभी जितने भी टीचर हैं, मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत, सब 1911 और मार्च 1912 को टिक लगा रहे हैं, सही बता रहे हैं। पता नहीं किस आधार पे बता रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे जो कॉमन सेंस कह रहा है उसके हिसाब से तो 1912 ही होगा, क्योंकि ना उसने घोषणा पूछा। बजाबते आपको हर एक नोट्स में भी हमारे में मिल जाएगा। हमने तो यही सीखा है, पढ़ा है कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार का औपचारिक गठन किया गया था। ठीक है, और अधिसूचना 22 मार्च को जारी की गई 1912 को, और दिल्ली जब दरबार लगा था तो उसमें बिहार को एक अलग राज्य बनाने की बात 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर अगर पूछे कि बिहार का अस्तित्व कब हुआ, कब अस्तित्व में आया, तो 1912 ईस्वी में आया। ठीक है, और बिहार कब राज्य के रूप में बना, तो 1912। और यही 2 जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य का औपचारिक गठन भी अप्रैल में हुआ है। 22 मार्च समझ के 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, उसके आधार पर आप बिहार को जो है कब बना नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये अधिसूचना है। तो ये यहां से आपका 2 क्वेश्चन इस बार 70वीं में पूछा, तो हो सकता है आगे भी पूछेगा। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आयोग का आंसर की आ जाने दीजिए, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा। हो सकता है कि आयोग क्या माना है। ठीक है, ये तो अभी मैं भी नहीं जान रहा है। अगर वो दूसरा मानेगा तो फिर हम उस पर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन तब करेंगे तो वो इसको लेके मानेगा, अधिसूचना कोई बिहार का स्थापना मान लेगा वो। ठीक है, ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 99.5% चांस है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही होगा। 0.5 में अन्य टीचरों का भी बात मान रहा हूं मैं। चलिए छोड़िए, अब देखिए मेरे हिसाब से 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा हुई थी,
जिसमें ओडिशा भी बिहार का भाग था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का औपचारिक गठन किया गया, 1 अप्रैल को, इसलिए अप्रैल 1912 होगा। अधिसूचना जारी होने से पूर्व 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत बनाने के संबंध में घोषणा हो चुकी थी। ठीक है, 1911 में ही घोषणा हो चुकी थी दिल्ली दरबार में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अब उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, 1 अप्रैल 1936 को। और पुनः आगे चल करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार का जो है एक पार्ट 46% लेकर के एक नया राज्य के रूप में अलग हुआ। ठीक है, और वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो ये आपका डाटा है जो फैक्चुअल है, फैक्ट है। अब इसको किसी भी तरीका से आपको गुमराह करके एग्जाम में पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से 1912 अप्रैल जो है 1 अप्रैल 1912 वो सही होना चाहिए। बाकी कई लोग हमसे मतभेद रखेंगे इस मुद्दे पे, तो थोड़ा सा आयोग का आंसर भी का भी इंतजार कर लीजिए। ठीक है, जनरली मेरा गलत होता नहीं है इन सब का, चूँकि हमने एक लंबा टाइम दिया बीपीएससी को और बीपीएससी के बारे में मुझे पता है कि बीपीएससी किस तरीक़ा से आपको फंसाती है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए आपका प्यारा बिहार है, ये क्या है आपका बिहार है, आपको दिख ही रहा होगा ऐसे मैप में। अब इसमें मैं छोटा सा भारत के देखा जाए तो उत्तर पूर्वी हिस्सा में बिहार है, पूर्व पार्ट में ही है। जो ये 7 लिखा हुआ ना, ये 7 जिला, जो ये जिला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो जिला हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं, वो हमने लिख दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। ठीक है, इनमें से किससे ज़्यादा जिले सटे हुए हैं, किस राज्य से, किस देश से, तो इस तरीक़ा से आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा 7 जिला आपके नेपाल जो कि उत्तर में पड़ता है बिहार का, फिर आपके जो पूरब में है, जो पश्चिम बंगाल है पूरब में, उससे 3 जिले सटते हैं, झारखंड से फिर 8 और यूपी से 8। तो यूपी और झारखंड कई बार पूछेगा इनमें से किससे सर्वाधिक जिले टच करते हैं। ऑप्शन में यूपी दे देगा, एक ऑप्शन आपका दे देगा झारखंड, एक ऑप्शन दे दिया आपका नेपाल। ठीक है, और एक ऑप्शन दे देगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि नेपाल से भी सकता है, सॉरी ये यूपी से भी 8 जिले हैं और 8 जिले झारखंड से भी हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा, दोनों आंसर सही हो गया। तो इस तरीका से आपको कंफ्यूज करने के लिए बीपीएससी पूछ सकता है, और पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, पूछेगा क्या, जो आप सोचते हैं वो बीपीएससी कर चुका है, पूछ दिया है। ठीक है, चलिए इसका जो चौहद्दी है आप लोग जानते ही होंगे, आपके पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में आपका नेपाल है, और आपके पूरब में पश्चिम बंगाल है, और नीचे क्या है आपका झारखंड है। ठीक है, ये पीपीटी जब मैं आपको ग्रुप में शेयर किया हूँ तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ चूंकि डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है ना कि थोड़ा भी लाइट अंदर वाइट रहता तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो डिजाइनर हैं हमारे उनको बोल रहा हूँ कि ब्लैक में ही सारा कुछ कीजिए, उस ढंग से जो डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, टोटल 38 जिला हैं, कितने जिला किससे। बाकी बिहार स्पेशल में जब बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे से बताऊंगा। ये चूंकि बिहार का निर्माण की बात थी तो ये थोड़ा सा हमने चर्चा आपको कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिहार की राज व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रावधानों पर आधारित है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बिहार की पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए फिक्स है, पॉलिटी में जब भी पूछेगा तो आपको संशोधन से पूछेगा, संविधान संशोधन से। जितने भी इतिहास से पॉलिटी का जो निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ, जितने भी आपके जैसे अधिनियम हैं, आपको हमने बताया 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के
1935 1946 के अधिनियम तक को आप लोग को पढ़ना होता है अच्छे से, और वहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आते हैं। और आप देखिए मेरे वीडियो में हर एक जगह हमने बताया है कि ये सब सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत लोग बहुत पढ़ने लगते हैं, लेकिन जो सेक्शन क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। एकदम फिक्स है बीपीएससी का, शुरू से ही 10 वर्षों से, हमने 10 वर्षों से भी देखा है कि कुछ चैप्टर जो हैं वहाँ से बीपीएससी पूछता ही पूछता है। तो जितने भी अधिनियम हैं उससे एक क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा। और आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो लिया गया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, 2/3 पार्ट। चूंकि जो 1935 का अधिनियम है वो केवल 1935 ही नहीं बल्कि उससे पहले से जो आ रहे जो सुधार हैं उसको भी उसमें लिया गया था। तो 1935 का जब अधिनियम बनता है, ठीक है, उसके बाद 1937 में बिहार में, और आपको पता होगा कि उस समय जो प्रांतीय, सबसे पहले तो 1919 के अधिनियम में आपने देखा होगा, ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो सब्जेक्ट बांटे गए, फिर जो है प्रांत को स्वायत्ता दे दी गई कि नहीं, अब क्या होगा कि प्रांत अपने हिसाब से चुनाव करा करके प्रांत अपने हिसाब से शासन करेगा, ठीक है। तो 1935 का जब अधिनियम आया तो उसके तहत बिहार में 1937 में 22 से 27 जनवरी के मध्य चुनाव कराए गए बिहार में, कि बिहार का शासन प्रणाली या बिहार की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने हेतु जब चुनाव हुए 22 से 27 जनवरी के मध्य, ठीक है, कब हुआ तो 22 से 27, ये सब नहीं पूछेगा, इसमें जो पूछेगा मैं बता दूंगा। तो ये पूछ सकता है कि सर्वप्रथम बिहार में चुनाव कब हुए, तो 1937 ईस्वी में 22 से 27 जनवरी को हुआ, और 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए गए। चूंकि यहाँ का प्रांतीय स्वशासन की बात की गई, जिसमें कांग्रेस के 98 प्रत्याशी और मुस्लिम लीग के 20 जो है प्रत्याशी जीत करके पार्टी में दूसरे स्थान पर बने थे। यानी मुस्लिम लीग आपको पता ही होगा 1906 में ही स्थापना हो चुका था, और सांप्रदायिक पंचांग जो है 1909 में आ चुका था। उसके आधार पर जो है मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे, ठीक है। तो 1909 का अधिनियम, 1919, 1935, तो ये सब का भी प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो 98 प्रत्याशी उस समय कांग्रेस के जीतते हैं, और 20 स्थानों पर दूसरे पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग रहता है। ये सब इतना फैक्ट में जाएगा नहीं, लेकिन जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि 1937 में किसके द्वारा, तो देखिए मार्च 1937 में श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण मिला। चूंकि कांग्रेस ने कितना सीट ले लिया था, तो 98, तो इनको चांस मिला कि आप अपना मंत्रिमंडल को गठन कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नर से अपने विशेषाधिकार के प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा, किसने, कांग्रेस ने। और श्री कृष्ण सिंह की जो पार्टी है कांग्रेस, उसने मंत्रिमंडल गठित करने से पहले क्या कहा कि जो आप स्पेशल अपना राइट्स जो प्रयोग करते हैं गवर्नर जनरल को, आप वो जो है विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका आश्वासन मांगा। लेकिन जो गवर्नर थे उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, जिस कारण से सरकार बनाने से इन्होंने इनकार कर दिया। किसने, तो श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके फलस्वरूप जो मोहम्मद यूनुस हैं इंडिपेंडेंट्स पार्टी के, उन्होंने सरकार बनाने की बात की। सरकार ने इनको मौका दिया, किसको, मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। याद रखिएगा एक शब्द आया है, सरकार बनाने का कार्य फिर जब कांग्रेस ने नहीं बनाया तो मोहम्मद यूनुस को दिया गया, ठीक है। और अंतरिम रूप से मंत्रिमंडल का गठन कर भी लिया गया, परंतु संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के प्रश्न उठाए जाने लगे। चूंकि बहुमत इसके पास थी नहीं, तो गतिरोध बनी रही, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्रित्व के, कई बार पूछेगा बिहार के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, ठीक है, तो बिहार, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। तो प्रधानमंत्रित्व वो देश वाला प्रधानमंत्री वाला नहीं, मेन मुख्य रूप से जो मंत्री थे उस समय बिहार के, तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार
विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। तो ये पूछ सकता है कि पहले प्रोटेम स्पीकर, ये सब एकदम यूनिक क्वेश्चन है, बीपीएससी कभी न कभी पूछेगा ही, ठीक है, कि बिहार विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का पिता, फादर ऑफ बिहार अगर पूछ दे, अगर क्वेश्चन क्रिएट करके कि बिहार के इनमें से कौन निर्माण करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर बिहार के निर्माण में किन्हीं का है तो सच्चिदानंद सिन्हा का ही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 1937 में किसके नेतृत्व में, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में क्या हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, ठीक है। यूनुस को भी मौका मिला, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि संवैधानिक प्रावधान को लेकर प्रश्न खड़े किए गए और इनको बनने नहीं दिया गया। फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, ठीक है। तो ये यहां से एक दो क्वेश्चन कभी भी बीपीएससी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं 23 जुलाई 1937 को रामदयालु सिन्हा, बिहार के, ये सिंह होगा, रामदयालु सिंह, सिन्हा नहीं, सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए बिहार विधानसभा के, ठीक है। तो राज्य का जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जिसे आप पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे आप पढ़े होंगे तो राज्य का जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा है, तो विधानसभा के अध्यक्ष बने कौन, तो रामदयालु सिंह। तो पूछ सकता है सबसे पहले, आज़ादी के बाद की बात नहीं, आज़ादी से पहले ही बिहार में जो विधानसभा का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो रामदयालु सिंह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी, फिर पूछ सकता है, क्योंकि अब क्वेश्चन उसके पास पूछने के लिए बचा है, तो डीपली क्वेश्चन बचा है, क्योंकि बाद वाले क्वेश्चन जो ऊपर ऊपर का है वो पूछा जा चुका है, तो अब वो हिट नहीं करता है। बीपीएससी अब सोचता है कि वैसे स्टूडेंट आए जो अच्छे से जानकार हैं, ठीक है, उस चीज़ को। तो यहाँ पे याद रखिएगा 23 जुलाई 1937 को रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने और उपाध्यक्ष, जैसे इस बार पूछा था ना कि वो जो पटना में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो यहाँ पे याद रखिएगा रामदयालु सिंह जो हैं वो आपके क्या है, तो अध्यक्ष हैं विधानसभा के और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 31 अक्टूबर 1939 को भारत को द्वितीय विश्व युद्ध, अब देखिए ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1939 में आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है पूरे वैश्विक लेवल पे 1939 से 45 के बीच में, ठीक है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे पूछा था क्यों इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया, लेकिन आगे चल करके कांग्रेस ने इसको त्यागपत्र दे दिया, अपने मंत्री सब बर्खास्त कर लिए। तो क्यों ऐसा किया, ठीक है, चूंकि बिहार में चूंकि किसका शासन है, तो कांग्रेस का शासन है। अब जिसका शासन है, अब आप उससे पूछिएगा नहीं और अपने मन से काम कीजिएगा। बिहार के सैनिकों को विदेश भेजा जाने लगा लड़ाई करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, और एक बार भी इन लोगों से सलाह नहीं ली गई कि भेजा जाए नहीं भेजा जाए या कुछ भी। तो इस मुद्दे को लेकर के ये सब आक्रोशित हुए और फिर इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बीपीएससी में पूछ चुका है पिछले बार, ठीक है, तो हो सकता है फिर रिपीट कर दे। 31 अक्टूबर 1939 को भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सहमति के सम्मिलित किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। जो अंग्रेजों ने बिना सहमति के बिहार के सैनिकों को उस जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें शामिल कर लिया, यहां से सेनाओं को भेजने लगा, तो इसके खिलाफ में, ठीक है, राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई। अंतरिम कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है अब यहां से ये भंग कर दी गई, ये मुद्दा खत्म हो गया। अब है कि अंतरिम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1946 की अब बात होगी, वो तो घटना खत्म, ठीक है। तो कुछ दिन ऐसे ही रहा, बिना मंत्रालय के, बिना मंत्रिमंडल के बिहार चला,
उसके बाद फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आएगा तो उसके आधार पर फिर जो है यहाँ पे प्रक्रिया होगी। और 1946 में जब चुनाव हुए 152 सीटों पे, तो जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको जो सीट मिली, तो सबसे ज़्यादा, चूंकि उस समय कांग्रेस ही मेन पार्टी हुआ करता था आज़ादी के समय, तो सबसे ज़्यादा सीट अगर कभी पूछ दे और ये मुद्दा आज़ादी से पूर्व या आज़ादी के आसपास के काल का है तो कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा होगा, वो तो आप ऐसे भी समझ ही रहे हैं। तो कांग्रेस ने 98 सीट जीता था जब 1946 में चुनाव हुए थे, तब बिहार का बात है। फिर आदिवासी को 3 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 34 सीट मिले, मोमीन एक पार्टी हुआ करती थी उसको 5 सीट मिला, और अन्य लोगों को मिला के 12 सीटें थी। तो टोटल 152 सीट पे वहाँ पे 1946 में चुनाव हुए, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आई, सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग बना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन जब डीपली जाएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया। किसके नेतृत्व में? और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह। सबसे पहले कब बन रहे हैं? तो 30 मार्च 1946 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ली। किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए और बिहार विधानसभा से संविधान सभा के लिए, जो विधानसभा जो बिहार में गठित हुआ, उससे संविधान सभा में, चूंकि प्रत्येक, आपको पता होगा 10 लाख की आबादी पे एक संविधान सभा में सदस्य गए थे, तो बिहार के कुल कितने सदस्य गए? ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार से कुल 39 सदस्य संविधान निर्माण वाले सभा में गए थे। कई बार पूछा इनमें से कौन सदस्य थे या नहीं थे वाला क्वेश्चन यहाँ क्रिएट कर सकता है। अब आप 39 सदस्य का तो नाम याद रखिएगा नहीं, उतना तो संभव है नहीं, तो मेन जो नाम है जो थे उनका मेन लोग जान जाइए, जो फेमस हो चुके थे। सरोजनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, तजजुल हुसैन। ठीक है, ये लोग जो थे वो संविधान सभा में चुन करके संविधान निर्माण में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। कहाँ से? तो बिहार के विधानसभा से। और कब? तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद मैं आपको जो ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक PDF भेज दूंगा और फिर आप लोग कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट जब क्लास पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, तो उससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव सेशन लूँगा, उसके बाद आपका क्लास करवाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल के निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे, और इस बार भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, पहला टॉपिक है, और BPSC जनरली आपके बेसिक में ही खूब बेसिक जा रहा है, मतलब आपको बताता है कि यहाँ से पूछेंगे, लेकिन आप ऊपर ऊपर पढ़ के जाते हैं, वो थोड़ा अंदर जाके पूछ देता है, और उसी में लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट वाला स्टूडेंट चाहिए, रटंत विद्या वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार के पैटर्न देखने से लगा कि फिर इनको जो है वैसा ही SDO वीडियो बनाने की इच्छा है, डिस्क्रिप्टिव वाले नहीं, जो रट करके अपना, हाँ ये होगा तो ये होगा, बस क्यों होगा ये नहीं पता है। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत की बात करेंगे। देश आज़ाद हो गया, चूंकि 1946 में आपको पता ही है संविधान सभा का गठन हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। तो फिर आज़ादी के बाद से अब मेन प्रक्रिया शुरू होगी। हर एक राज्य का अपना अपना जो है चुनाव होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, और शुरुआती में तो पूरे भारत का एक ही साथ चुनाव हुए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ठीक है, यही तो एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बना है। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। चलिए, चुनाव फिर 1952 में हुए। विधानसभा में सदस्यों की संख्या उस समय 330 थी, चूंकि झारखंड अलग नहीं है, तो याद रखिएगा जो 1952 में चुनाव हुए, ठीक है, उसमें कुल विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो कई लोग क्या मार के आ जाएंगे, 243। उन्होंने पढ़ा है विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, लेकिन पूछ क्या देगा आपका कि 1952 में या प्रथम चुनाव में बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ा गया, या कुछ घुमा करके इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। ठीक है,
या कंबाइंड बिहार झारखंड जब था तो उस समय कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या थी विधानसभा में, तो उस समय 330 था, याद रखिएगा। अब है 243 जब झारखंड अलग हो गया तब। 31 जनवरी 1961 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, सॉरी 61 तक है, सॉरी तक है, ठीक ठीक। अच्छा, 31 जनवरी 1961 तक बने रहे, यानी आज़ादी से पूर्व भी बन चुके हैं, ठीक है। 1946 में भी बने, उससे पहले भी बने, 1937 में भी, और फिर आगे जब देश आज़ाद हुआ 1952 में चुनाव हुए तब तो बने ही, और 31 जनवरी 1961 तक बने रहे। कब तक बने रहे? तो 31 जनवरी 1961 तक बने रहे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। और उप मुख्यमंत्री कौन बने रहेंगे? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो ये याद रखें। तो मुख्यमंत्री ना पूछ करके पूछ देगा उप मुख्यमंत्री कौन बने रहे। तो क्वेश्चन आपका जो है वो जानबूझ करके आपको फंसाने का प्रयास, तो उस तरीका से आप सोचिए कि क्वेश्चन क्या क्रिएट किया जा सकता है। टॉपिक पढ़िए, आप खुद क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। आप लोग क्या करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगा के रटते हैं, वो सब बंद कीजिए, गया वो सब जमाना। अब आप क्या कीजिए, खुद क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ते हैं खुद क्वेश्चन सोचिए आप क्या सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है या शक्ति है, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन वही टाइप से वो भी सोचते हैं, क्योंकि वो भी मानव है, कोई मशीन तो सोच नहीं रहा है, आप भी मानव है, आप भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन सोच सकते हैं, तो वो भी सोचेंगे। तो हो सकता है आपकी सोच उनकी सोच टैली कर जाए, ऐसा हो सकता है, होता ही है। हम लोग जैसे 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 बोल रहे हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, वो क्वेश्चन आज तक क्रिएट किया हुआ नहीं है, कहीं नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है पूछ देगा कि कब तक श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आसान है, लेकिन नहीं बना पाएगा 99% स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब वही बनाएगा जो इस तथ्य को जान रहा है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, ठीक है। उससे आपके अंदर पढ़ने के प्रति लालसा भी बढ़ेगा, और फिर आप समझ के जब पढ़ने लगिएगा मजा भी आएगा, और फिर आपको कोई पीछा कर भी नहीं सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कहां से पूछेगा, पूछो, हर एक तरीका सोच के बैठे हुए, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेन होता है। अब राज्य शासन की बात करेंगे तो अभी वर्तमान में तो 243 सीट ही है। अब बिहार की राज्य व्यवस्था मेन रूप से यहां से शुरू होगी, और भारतीय संविधान के केमे भाग में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, केमे भाग में जो है राज्य शासन की बात हुई है, केमे भाग में तो भाग 6 में, किस भाग में? तो भाग 6 में जो चर्चा की गई है, किसकी चर्चा की गई है? तो राज्य शासन की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक की बात होती है? तो 152 से 237। थोड़ा लाइट आ रहा है विंडो से, ठीक है, तो इसीलिए इधर से ही मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो राज्य शासन की आज सुबह में जनरली मैं क्लास लेता हूं, नहीं रात को ही लेता हूं। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में 152 से 237 अनुच्छेद तक किसकी बात की गई है? तो राज्य शासन की, राज्य का शासन होगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य का अपना कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है, उसके बारे में हम लोग 152 से 237 अनुच्छेद में पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। राज्य स्तर के ढांचे से संबंधित बात है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, देखिए अब राज्य का जो शासन होता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, 3 स्तर पे आप देखेंगे, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका के स्तर पे। तो कार्यपालिका के स्तर पे जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, तो वो मेन रूप से राज्यपाल हो जाते हैं, राज्य का सर्वे सर्वा है ये। दूसरे नंबर पे मुख्य रूप से केवल इनका साइन होता है, सिग्नेचरी राज्यपाल का, लेकिन कर्ता धर्ता तो मेन मुख्यमंत्री ही होते हैं। तो दूसरे, जैसे वहां पे हमने केंद्र में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करता है, और राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के सलाह से ही करते हैं। तो ये सब तीनों जो हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये तीनों कार्यपालिका के पार्ट है, राज्य प्रशासन के पार्ट है, राज्य शासन के पार्ट है, सॉरी शासन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विधायिका। विधायिका जो विधि बनाता है, कानून बनाता है। इसके अंदर आपका विधानमंडल होता है, और विधानमंडल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। जो उस सदन होता है, कभी भंग नहीं होता, वो होता है विधान परिषद। और इसमें बिहार में टोटल
75 सीट है। कितना सीट है? तो टोटल 75 सीट है। और बिहार विधानसभा में टोटल कितना सीट है? तो 243 सीट। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा पार्ट तो आपको पता ही है, न्यायपालिका है। इसे चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि चतुर्थ स्तंभ किसको कहा जाता है शासन का? तो वो होता है मीडिया, क्योंकि मीडिया ही आपके जो सरकार की कमियां हैं, सरकार का जो ड्रॉबैक है, अवगुण है, उसको लोगों के बीच तक लाती है। चलिए, मीडिया बिकाऊ हो जाएगी तो देश चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब है अनुच्छेद 153 से 162 में मेन रूप से राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। कई बार पूछ देगा कि किसी भी राज्य का राज्यपाल होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो 153 है वो। तो अभी राज्यपाल जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चूंकि देखिए बिहार का है तो राज्यपाल अच्छे से पढ़ के जाइए। राज्यपाल राष्ट्रपति से तो हर एक बार क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है। तो आगे हम लोग जब राज्यपाल चैप्टर पढ़ेंगे मुख्य रूप से, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि 153 से 162 राज्यपाल से ही संबंधित अधिनियम है, अनुच्छेद है। 163 164 मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित है, 163 और 164। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने येलो कर दिया है ना, वो समझ जाइए पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछेगा। तो 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, जो कि कानूनी सलाहकार होते हैं राज्य स्तर के। उसके बाद है 167 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित होता है। 168 से 195 राज्यों की विधायिकाओं के संगठन से किस प्रकार की राज्य की विधायिका का गठन होगा, उससे संबंधित है। उसके बाद 196 से 212 जो विधायी प्रक्रिया है राज्य की, उससे संबंधित है। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन फिर बार बार पूछेगा। 123 और 213 213 जो शब्द है अध्यादेश टाइप का, 123 के तहत जिसे राष्ट्रपति देते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल की भी एक विशेष शक्ति, विधायिनी शक्ति दी गई है, उसके बारे में। तो 213 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा। 213 और 123 बार बार पूछता है, ठीक है। 214 से 232 राज्यों के उच्च न्यायालय के संगठन व शक्तियों का उल्लेख है, उच्च न्यायालय से संबंधित। 124 214 शब्द वही रहता है, मतलब 1 2 4 यहाँ भी आपका उलट गया, 2 1 4, ठीक है। तो उससे भी जब हम ओवरऑल जब पढ़ेंगे तो सब चर्चा करेंगे। 233 से 237 निम्न अदालतों से संबंधित रहता है, जैसे जिला न्यायालय वगैरह होता है। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 6 ही राज्य हैं जिनके पास द्विसदन की बात है। उच्च सदन, निम्न सदन जो होता है, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो उसमें बिहार भी है। 243 सदस्य होते हैं विधानसभा में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कॉमन है और बार बार पूछे जाते हैं। 75 विधान परिषद का जो उच्च सदन है उसमें होते हैं। 40 लोकसभा के सदस्य हैं जो एमपी बन के जाते हैं, 40 है बिहार में। और 16 राज्यसभा जो केंद्र का उच्च सदन है उसमें जाते हैं। कितने लोग? तो 16 लोग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा, 2 बार, 2 नंबर। यानी ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, 5 क्वेश्चन यहीं से। अब बताइए, पहला क्लास है और 5 क्वेश्चन इससे, लेकिन 5 क्वेश्चन में बहुत सारे लोग का सही भी हुआ है, बहुत सारे लोग का गलत भी हुआ है। तो क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, बस कॉन्सेप्ट रहता है, आप उसमें फंस जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन भी पूछा है और फिर एक क्वेश्चन में उसका आंसर भी है। 104वां संविधान लेटेस्ट है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए जो आपकी सीट रिजर्व है, 2 सीट, जैसे आपका लोकसभा में हो गया, ठीक है, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था 104वां संविधान से, 2 क्वेश्चन 70वीं में, यही सेम इसी लाइन से था, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए, जो 243 सीट है उसमें से 243 सीट को बांटते हैं तो 203 सामान्य वर्ग के लिए, 203 जो है जिसमें सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें से जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 38 सीट रिजर्व है। 38 सीट किसके लिए रिजर्व है? तो आपका अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, और 2 सीट एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में कितना सीट रिजर्व है?
है तो आसान ही, लेकिन जिनको पता है उनके लिए आसान है, नहीं तो फिर आप नहीं बना सकते ये सब क्वेश्चन। तो अनुसूचित जनजाति कितने आरक्षित हैं बिहार में विधानसभा में? तो 2 एसटी के लिए, एससी के लिए 38 और 203 सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अब टाइम मुझे लगता है कि एक क्लास और चलेगा आपका। ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तथ्य, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके एग्जाम में भी यहाँ से छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो क्रिएट किया जाएगा। जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो 92 62 68 47 21 पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस में, मिनिमम कॉस्ट में आपको हाई लेवल प्रशासनिक इकाई तक का जो समझ है वो विकसित करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो आपका जो राशि है ना, ये बस सपोर्ट कीजिए आप हमारी संस्थान को, हमको, जो हम आपको लगातार दे सके। अभी बीच में हमने पढ़ाना, ऑनलाइन लाइव लेना बहुत दिनों से बंद कर दिया था, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो एक कह सकते हैं कि आपको एक रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होना भी चाहिए एक तरीक़ा से। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते तो बहुत मिनिमम कॉस्ट, और बहुत सारे लोग गरीब भी रहते हैं, पुअर बैकग्राउंड से हैं, वो लोग भी कॉल करते सर फ्री में जोड़ दीजिए। हाँ, मिनिमम कॉस्ट है, आप उतना पे कर सकते हैं अगर आप ईमानदार हैं अपने पढ़ाई के प्रति। कोई ज़्यादा फीस आपका है नहीं, आप उतना पे करके जुड़ सकते हैं। अगर उसमें भी अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर स्पेशली मुझे मैसेज, व्हाट्सअप या फिर कॉल करके, जहाँ तक होगा, चूँकि जो ऐप है उसके चार्ज हमें भी कंपनी को देने होते हैं। जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लाइव सेशन का हो, चाहे ऑनलाइन क्लास का हो, चाहे टेस्ट का हो, तो आपको पता ही होगा कोई भी हमें क्यों फ्री में देगा। जब मुझे नहीं देगा तो मैं भी फ्री में नहीं दे पाता हूँ कई बार। तो चूँकि सारा सिस्टम है, हर एक सिस्टम के तहत, तो जो मिनिमम कॉस्ट है, मैं कमाने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। कई लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि बिजनेस करने वाले अगर लोग रहेंगे तो वो अलग तरीक़ा से 100 लोगों का टीम होता, एडवर्टाइजमेंट देता। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज दे रहा हूँ या अपने बारे में बता रहा हूँ या कुछ भी। लेकिन मैं ये गारंटी लूँगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जितना सक्सेस मेरा है उतना शायद ही किन्हीं प्लेटफॉर्म का होगा। ठीक है, TRU 1 में लगभग 600-700 लोग जुड़े थे उस समय हमने स्टार्ट किया था, उसमें से 300 प्लस लोग सक्सेस हुए। ठीक है, तो जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि वही चीज़ हमने पढ़ाया, वही चीज़ को बताया जो मेरा अनुभव है BPSC को लेकर के, और वहाँ से फिर आपको फ़ायदा मिलता है। और कम पे ही सिलेक्शन हो गया तो बहुत लोग हो गए। तो धीरे धीरे अगर आप सही तरीक़ा से पढ़ रहे हैं तो जो लोग का TRU 1 में नहीं हुआ वो TRU 2 में हुए, जिनका TRU 2 में नहीं हुआ TRU 3 में हो जाएंगे या हो गए हैं, जिनका यहाँ भी नहीं हुआ तो एक संभावना और बन रही है TRU 4 में, कर लीजिए। ठीक है, कम से कम आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम हमारा क्लास जुड़ जाते तो हो गया होता। आप हमसे भी, अगर अन्य टीचर से पढ़ के देख लिए हैं तो एक बार आप हमसे भी पढ़ के देख ही लीजिए। ठीक है, नहीं तो बाद में ज़रूर अफसोस होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इवनिंग में आएंगे। आज का क्लास फिर आपका शाम में प्रयास होगा मेरा 7:30 से आपका 9 बजे तक चलेगा शाम में। ठीक है, अब लगातार कंटिन्यू मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, बीच में लाइव सेशन बंद हो गया था, लेकिन अब आपका कंटिन्यू होगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बीच में मैं आपको जोड़ने के लिए बोलता भी नहीं था, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं, चूँकि अब लाइव सेशन है। और रिकॉर्डेड सेशन अगर आपको देखना है तो रिकॉर्डेड भी आपको सारा जो भी TRU 1 में हमने पढ़ा है, हर एक टॉपिक वाइज, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे आपका GK GS हो, पूरा कंप्लीट कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।